तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि बचपन में ही ऑलमोस्ट अनाथ हो जाता है। उसका फादर एक ऐसी जर्नी पर रवाना हो जाता है जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन फिर उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जब वो पानी के अंदर फिशिंग के लिए जाता है, लेकिन इसका सामना एक वाटर मेडन से होता है जो कि वहाँ पे फंसी हुई थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शीमो उसकी मदद करता है, बदले में वो उसे कुछ सुपरनेचुरल पावर्स देती है। लेकिन इस बात से शीमो पूरी तरीके से अनजान था। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके जो भाई बहन है उन्हें समेत पूरे के पूरे फैमिली को एक अनजान शख्स आके उसके सामने मार देता है और उनकी मौत बहुत ही भयानक और दर्दनाक होती है। कमजोर दिल वाले तो इसे शायद देख भी ना पाए, लेकिन शीमो फिर भी सरवाइव कर जाता है। और कैसे वो आगे सरवाइव करता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करता है और आखिर उसके फादर के पीछे छोड़ी गई वो इनहेरिटेंस क्या है कि जिस वजह से सभी लोग शीमो के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। साथ ही वो मिस्टीरियस सी ताकत जो कि एक पर्ल के रूप में शीमो को दिया गया था, उसके राज के बारे में भी शीमो को पता लगाना है। ये सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन इसका हर एक एपिसोड तुम्हारे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। सो कौन है शीमो और क्या है उसके पर्ल और उस इनहेरिटेंस के पीछे का राज, चलो जानते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि ग्रेट की डायनेस्टी की त्यानियों में आज 9वां साल है, लेकिन आज के ये दिन एक इतना बड़ा सा मीटियोर ईस्ट सी में गिरता है कि जिससे पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची लहरें उठती है कि सुनामी आ जाती है। 20 से ज्यादा आइलैंड्स पानी के अंदर समा गए और जितनी कंट्रीज कोस्ट लाइन के पास बसी थी वो भी इससे बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। 10,000 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ गए। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, पर कहते हैं ना कि वक्त हर चीज को हील कर सकता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और जो जगह इससे इफेक्ट हुई थी वहाँ पर नए शहर बस जाते हैं। लोग इसके बारे में, इस आपदा के बारे में वक्त के साथ साथ पूरी तरीके से भूल जाते हैं। इसी के साथ हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कारवां तेजी से बढ़ रहा था। लोग इसमें से उतरते हैं और हांफते कांपते सीधा डॉक्टर से कहते हैं कि प्लीज जल्द से जल्द इसे हील कीजिए। इसी के साथ हम उस इंजर्ड पर्सन को देखते हैं जिसका नाम शीतिंग है और जो कि जिन फैमिली का 7वां सन इन लॉ है। शीतिंग के नेक पर एक मिस्टीरियस सा मार्क भी हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। जो लोग उसे कैरी करके ला रहे थे वो भी ये देख के हैरान थे। इसी के साथ इनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों ही एक कमरे में वेट कर रहे थे और जितने भी यहाँ पे केयर टेकर्स थे और जितनी मेड्स थी वो यही कह रही थी कि आखिर ये कैसी बीमारी है, ये तो बीमारी लग भी नहीं रही। इसी के साथ हम शीतिंग की बेटी जिन यूहान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसे भी अपने फादर की फिक्र हो रही थी, लेकिन उसकी मदर उसे यहाँ पे दिलासा देती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे फादर को कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर बाहर आता है और शीतिंग की वाइफ उससे पूछती कि आखिर मेरे हस्बैंड कैसे हैं, जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि माफ करना पर हम उसे बचा नहीं पाए। यहाँ पे ये सुनकर जिन वैन पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि तभी हमें जिन फैमिली के एंसेस्टर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लोग यहाँ किसी के सामने सर झुका के बैठे हुए थे और ये जो मिस्टीरियस पर्सन ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि शीतिंग बिना परमिशन के ही अपनी मर्जी से सफर पे निकल गया। उनमें से एक बंदा रोते हुए कहता है कि पर वो हमारे 7th सन इन लॉ है तो आखिर हम उन्हें रोक भी कैसे सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन मास्टर वो जब वापस आए वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। ये मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि एक बात बताओ, जब वो वापस आया क्या उसके नेक पे कोई मार्क था, जिसमें उनमें से एक बंदा हाँ में जवाब देता है। तो ये मिस्टीरियस पर्सन आगे बोलता है कि ये तभी अपीयर होता है जब वो सीरियसली इंजर्ड हो। अब ये तीनों हाँ में जवाब देते हैं कि तभी वो कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जैसे ये पलटते हैं इनके सामने एक काफी खतरनाक सा इंसान आता है और सेकंड्स में ही इनको मौत के घाट उतार देता है। इसी के साथ हम जिन फैमिली के अंदर जिन फैमिली का जो हेड है उसे देखते हैं जिसका कल्टीवेशन लेवल हाउतियान मार्शल आर्ट रेलम है और वो अपनी बहन से यानी कि अपनी 7वीं बहन से कहता है कि 7th सिस्टर जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिर तुम उस 7 स्प्लिट पिल को किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकती हो, जिस पर वो कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो कोई आउटसाइडर नहीं है, आप शायद भूल रहे हैं लेकिन वो इशिडा का बेटा है और यूहान का भाई है। जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम भूल रही हो कि उसका सरनेम शी है। जिस पे जिन जैन कहती है कि पर फिर भी वो मेरे हस्बैंड का बेटा है, इसीलिए वो भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा है और अगर शीतिंग नहीं होता तो शायद जिन फैमिली जो इस वक्त फैंग सिटी में जितने भी उसने रेपुटेशन हासिल की है वो रेपुटेशन हासिल नहीं कर पाता। इसी वजह से उसका बेटा इस पिल को डिजर्व करता है। और दूसरी बात हमारे एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं। ये वो प्रॉमिस है जो कि हमारे एंसेस्टर ने किया था ताकि वो समय को रोक सके। यहाँ पे इनके बीच बहस होती है बट एट द एंड जो जिन जैन है वो कहती है कि मैं शीमो को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट करना चाहती हूँ, फिर तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही जो फैमिली हेड है वो भड़क जाता है कि तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम वही यू है और जिन फैमिली का ये 5वां बेटा है और फिर वो एक टोकन को दिखाते हुए
पे कहता है कि एंसेस्टर ने खुद ऑर्डर दिया है, हमें उस बच्चे को लाना ही होगा और हमारे एंसेस्टर इस बात से ऑलरेडी अग्री हो चुके हैं और वैसे भी मुझे भी लगता है कि उस लड़के को यहाँ पे लाना ही सेफ है। अब यहाँ पे इसका साथ पाते हुए हम देखते हैं कि जो जिनसन है वो कहती है कि ब्रदर आपका शुक्रिया और फिर वो यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हमें शीक्वान विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीमो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और ये लोग सूखी मछली खा रहे थे कि तभी यहाँ पे वो छोटी सी लड़की इसके पीछे आ जाती है और इन दोनों को ऐसे खाना चुराते हुए देखकर कहती है कि मदर जल्दी बाहर आइए, जरा देखो ये मेरे भाई वापस से खाना चुरा रहे हैं। अब यहाँ पर उस लड़की की मदर बाहर आती है और वो इन्हें कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। अब यहाँ पर वो इन दोनों को मार के भगा देती है और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो छोटी लड़की भी इनका पीछा करते हुए ये लोग यहाँ से दूर रवाना हो जाते हैं और फिर ये लोग फिशिंग करने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर दोनों तेजी से पानी में छलांग लगाते हैं। अब यहाँ पे शीमो और उसका दोस्त ये दोनों रेस लगाते हैं कि चलो देखते हैं कि कम टाइम में सबसे ज्यादा मछलियाँ कौन पकड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शीमो थोड़ा पीछे चल रहा था लेकिन उसका दोस्त काफी सारी मछलियाँ पकड़ चुका था। अब ये लोग अपना काम निपटा के पानी से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी शीमो को एक आवाज आती है, एक हल्की धीमी आवाज जो कि शीमो से कहती है कि प्लीज मत जाओ, मेरी मदद करो। शीमो पलट के देखता है तो उसे एक चट्टान के पास से लाइट ग्लो होती हुई नजर आती है। वो उसे फॉलो करता है जहाँ पे वो एक जायंट सा सीशल देखता है, पर फिर वो करीब जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा सा ऑयस्टर नजर आता है जिससे कि लगातार लाइट निकल रही थी और शीमो से बार बार कह रही थी कि प्लीज मेरी मदद करो। शीमो को ये लगता है कि शायद ये कोई डीमन है, कोई सी डीमन, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो भागने को देखता है लेकिन उस ऑयस्टर से कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है जो कि शीमो के बॉडी को पोजेस करके अपनी तरफ खींचती है और शीमो से बार बार कहा जाता है कि प्लीज मेरी मदद करो। शीमो पोजेस हो चुका था, वो उस इविल एनर्जी के चपेट में आने की वजह से अपने उसी ट्राइडेंट से उस ऑयस्टर को ओपन करने लगता है जिसके अंदर उसे एक लड़की नजर आती है जो कि किसी सी स्पिरिट जैसी लग रही थी और वो लगातार कहती है कि हाँ तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें मेरी मदद करनी है। अब थोड़ी जिद्दोजहद के बाद शीमो उस लड़की को आजाद कर देता है लेकिन तब उसकी सांस भी कमजोर पड़ने लगती है और वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है। तभी उस ऑयस्टर के अंदर से एक बड़ा सा स्टोन बाहर निकलता है जो कि तेजी से उसी की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे शीमो धुंधली निगाहों में देखता है कि वो लड़की उसी की तरफ बढ़ रही थी जो कि उसके हाथ में एक डिवाइन पर्ल जैसी चीज को देती है और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। पर तभी अगली बार शीमो खुद को एक ऐसी जगह पे पाता है जहाँ पर वो अपनी मदर को देखता है और अपने यंगर वर्जन वाले शीमो को देखता है जहाँ पर वो कह रहा था कि फादर प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, लेकिन उसका फादर जाने लगता है। अब यहाँ पे अपने फादर को देखकर शीमो कहता है कि फादर प्लीज प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। कि तभी जैसे ही शीमो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक लड़की उसका हाथ पकड़ के तेजी से उसे पानी से बाहर ले जा रही थी। इसी के साथ अगले पल शीमो को होश आता है, वो पानी के बाहर पाता है कि उसके दोस्त उसे उठा रहे थे। कि तभी वो कहता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई जिसने मेरी जान बचाई। जिसमें उसका दोस्त कहता है कि यार जरा दिमाग ठीक है, ऐसा लग रहा है पानी में गिर के ना तेरा सिर किसी पत्थर से टकरा गया होगा, तभी तो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा है, यहाँ पे कोई लड़की वड़की नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि फिलहाल के लिए इन्हें घर जाना चाहिए, वैसे भी शाम हो चुकी है। इसी के साथ जब इनकी नजर शीमो के हाथ में इस पर्ल पे जाती है तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि ये पर्ल बहुत ही अच्छे दामों में बिकेगा, जिसपे वो भागता है और कहता है कि नहीं ये बेचने के लिए नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीमो का दोस्त और वो सभी लोग जब घर में पहुंचते हैं तो शीमो के दोस्त यानी कि वो छोटी लड़की और उसका दोस्त जाएंगे, ये लोग घर पे आते साथ ही यहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने आकर तबाही मचा दी है और वो अपने पेरेंट्स को आवाज देता है और कहता है कि आखिर आप लोगों को क्या होगा, मदर फादर आखिर आप कहाँ हैं। तभी जैंग की नजर अपने फादर पे जाती है और यहाँ पे जो छोटी लड़की थी वो कहती है कि फादर जरा देखिए मैंने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी है। लेकिन जैंग कहता है कि फादर क्या आप ठीक है। कि तभी उसका फादर अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है और ये लोग जब उसकी बॉडी पे जख्म देखते हैं तो तीनों डर के मारे सहम जाते हैं। जैंग की छोटी बहन यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि फादर आखिर आपको क्या हो गया। कि तभी जैंग को उसकी माँ का ख्याल आता है और वो दरवाजे के अंदर झांक के देखता है तो उसे एक मिस्टीरियस सा मास्टरमैन नजर आता है जो कि यहाँ पे इन तीनों को अंदर खींच लेता है। कि तभी ये लोग जैसे तैसे खुद को जब संभालते हैं तो देखते हैं कि जैंग की मदर को उसने तलवार की नोक पे रखा है। अब यहाँ पे तीनों बच्चे सामने थे, वो लोग जैसे ही जैंग की मदर को सामने देखते हैं तो उसे बचाने के लिए जाते हैं। कि तभी वो मास्टरमैन उस वुमेन से पूछता है यानी कि जैंग की मदर से कि बताओ आखिर इनमें से वो बच्चा कौन है। अब जैंग की मदर की निगाह शीमो पे ठहर जाती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये बच्चा वही है जिसकी वो तलाश कर रहा है और अगले ही पल वो जैंग की मदर को भी मार देता है, जिसे देखकर ये लोग फूट फूट के रोने लगते हैं। ये देखकर जैंग और उसकी बहन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो इस मास्टरमैन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो इसे भी जान से मार देता है। यहाँ पे जैंग को देखते साथ ही शीमो कहने लगता है कि नहीं
ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ज़ेंग को मरा हुआ देखकर अब वो उसकी बहन को बचाने के लिए दौड़ता है। शीमो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, लेकिन ये मास्क्ड मैन अपने वेपन को ज़ेंग के पेट से निकालते हुए अब सीधा शीमो की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर वो उसे मार के गिरा देता है और उससे उस बच्ची को अलग कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारी शाओ शाओ तो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, उसका भाई मारा जा चुका है और अब उसकी बारी। अब ये मास्टर मैन ने सीधा अपनी तलवार को शाओ शाओ के सर के ऊपर तानता है, जो देखकर शीमो कहता है कि देखो तुम्हें मुझसे जो चाहिए तुम ले लो, तुम्हें अगर वो पर्ल चाहिए तुम वो भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज इसे जाने दो। जिसपे ये मास्टर मैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसे आजाद कर देता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार को सीधा उसके सर पे गड़ा देता है, जिससे बेचारी शाओ शाओ वहाँ पे अनकॉन्शियस होने लगती है और ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है और ये देख कर शीमो का हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और जब ये मास्टर मैन अपनी तलवार को निकालता है तो शीमो के फेस के ऊपर शाओ शाओ के खून के छींटे पड़ते हैं। ये देखकर शीमो का दिल और जोर जोर से धड़कता है। उसे सारा नजारा याद आता है कि सेकंड्स में उसके दोस्त, उसके माँ बाप सब कुछ मारे गए, उसका अब यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं रहा। यहाँ पे वो पागल हो जाता है। अब वो इस आदमी को मारना चाहता है और कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और जैसे ही वो उसे मारने को चाहता है ये बंदा उसकी तरफ मुड़ता भी नहीं और पीछे से ही अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है, जिसके साथ ही वो उसे दूर गिरा देता है और इस जगह को आग लगाकर यहाँ से जाने लगता है। शीमो यहाँ कतराते हुए भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी शीमो के पास जो वो डिवाइन पर्ल था वो उसके कपड़ों से बाहर निकलता है, जिसके बाद जैसे ये पर्ल यहाँ ब्लड को सेंस करता है तो वो अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी उसके बॉडी में समाते हुए उसकी ब्लड सेल्स के जरिए से वो उसकी जो सोल है उसे अवेकन करता है और इमीडिएटली इसकी बॉडी के जितने भी वाउंड्स थे ये पूरी तरीके से हील होने लगते हैं। वो जख्म भी भर जाता है, लेकिन यहाँ इस जगह में आग लग चुकी थी कि तभी रात हो जाती है और फिर हम यहाँ पे कुछ लोगों को आता हुआ देखते हैं और ये लोग असल में जिनसेन ने ही भेजा था ताकि वो शीमो को उसके पास ले आए। अब यहाँ पे जब ये लोग आग लगा हुआ देखते हैं चारों तरफ तो ये समझ जाते हैं कि शायद इन्हें आने में देरी हुई कि तभी यहाँ पर इन लोगों को शीमो नजर आता है, जिसके हाथ में वही डिवाइन पर्ल मौजूद था। ये लोग जैसे तैसे करके शीमो को यहाँ से बचाते हैं और उस कैरेज के अंदर रखते हैं, लेकिन सभी का ये सवाल होता है कि आखिर ये बच्चा इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद कैसे ठीक हो सकता है। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये शी तिंग का बेटा है, तो ये ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। इसी के साथ शीमो वापस से बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी जगह पे पाता है जहाँ पर उसके दोस्तों के साथ वो रहा करता था। यहाँ उसके दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ थे और वो लोग उसे खाने पे बुलाते हैं। शीमो भी खुशी खुशी उनके पास दौड़ते हुए जाता है और घर में एंटर होते ही कहता है ज़ेंग, शाओ शाओ, आखिर तुम लोग कहाँ पे हो। कि तभी यहाँ पे ज़ेंग उसके पीछे हाथ रखता है और वो उसी अधमरी हालत में होता है और उसके पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सभी मारे गए। शीमो, आखिर तुम हमारी जिंदगी में क्यों आए। यहाँ पे शीमो काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसे ज़ेंग के पेरेंट्स नजर आते हैं। सभी लोग उसे घेर लेते हैं और अपनी मौत का जिम्मेदार शीमो को ठहराते हैं। जिसके बाद शाओ शाओ भी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि बिग ब्रो कहती थी मैं आपको, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से मैं मारी गई। ये कहते साथ ही वो उसका गला दबाने लगती है कि तभी ये नाइटमेयर खत्म होता है और शीमो जाग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं था, मैंने तुम्हें नहीं मारा। कि तभी यहाँ पर जैसे उसे हो जाता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है और पास बैठी लिटिल हुआन भी कहने लगती है कि मदर, मास्टर, भैया को होश आ गया है। यहाँ पर लिटिल यन हुआन को देखकर जो शीमो है उसे लगता है कि शायद ये शाओ शाओ है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और तभी जब वो अपनी आंखें साफ करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी शाओ शाओ नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है। कि तभी यहाँ पर यून हुआन की मदर आती है और वो बताती है कि ये जगह फैंग सिटी में मौजूद है और तुम इस वक्त जिन फैमिली के हाउस में हो और ये वही घर है जहाँ पर तुम्हारा पिता भी रहा करते थे और मैं तुम्हारे फादर की ही वाइफ हूँ, तुम मुझे स्टेप मदर भी कह सकते हो। जिसके बाद वो जिन यून हुआन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि आज से ये तुम्हारी छोटी बहन है। यहाँ पर लिटिल जिन हुआन उसे देखकर स्माइल करती है। शीमो को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिन ज़ेंग उसे बताती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे फादर ने अपने आखिरी समय में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, इसी वजह से आज तुम यहाँ पे हो और अब से मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। यहाँ पर ये सुनकर शीमो कहता है कि उस इंसान का मेरे सामने नाम मत लो, वो मेरा फादर नहीं है। कि तभी उसके चेस्ट में पेन होता है और यहाँ पे जिन ज़ेंग उससे कहती है कि खुद पे बोझ मत डालो, रही बात तुम्हारे फादर की तो वो हमारी जिन फैमिली की वजह से ही मारे गए हैं। जिस पर शीमो कहता है कि जिन फैमिली और मेरे फादर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है, जो देखकर जिन ज़ेंग कहती है कि जरा मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी इतनी कम उम्र में ऐसी कंडीशन में यहाँ इस पूरी दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला ये कि तुम तुम्हारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और मॉडेस्टी के साथ जियो, और दूसरा बिल्कुल अपने फादर की तरह जिंदगी को जियो जैसे कि उन्होंने पूरी जिंदगी एक मार्शल आर्टिस्ट
आर्टिस्ट के तौर पे बता दी। ये सुन के जो शीमू है वो कंफ्यूज था, तो वो बता दिया कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी का जो रियलम है वो बॉडी रिफाइनिंग के मेथड से शुरू होता है, जिसके बाद रैंक बाई रैंक उसका रियलम बढ़ता रहता है और फिर वो हेवनली रियलम तक पहुंच जाता है। सेलेस्टियल वो बनता है, इवन कि वो उससे भी आगे जाके एक सेंट की रैंक को भी, उसकी पोजीशन को भी अचीव करता है। सभी वो यहाँ पर उसे कल्टीवेशन के सारे रियलम्स के बारे में बताती है और बताती है कि तुम्हारा टारगेट डिवाइन रियलम तक पहुंचने का होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर शीमू कंफ्यूज था कि तभी वो बताती है कि तुम्हारे फादर की जो लास्ट कंसर्न है, जिसके बारे में वो सोचा करते थे, वो थी उनकी इनहेरिटेंस, जो कि इस वक्त तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि तुम्हें ताकत तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये किसी डिजीज की तरह है। और जब ये डिजीज तुम्हारे शरीर पे एक बार अपीयर हो जाए ना, तो उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है। ये सुनकर शीमू भी कंफ्यूज था, और तभी जिनसेंग बताती है कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करके ही तुम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हो। हमारे एंसेस्टर ने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था कि वो उसे की स्पिरिट पिल देंगी, और जिसके जरिए से उन्हें और ज्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन हाँ, मैं आज यहाँ पे तुम्हारे फादर की बात नहीं बल्कि तुम्हारी बात कर रही हूँ। अगर तुम अपने फादर के रास्ते पे चलना चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में भी मदद करूंगी। अब इसी के साथ हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीमू अपने दोस्तों और उसके पेरेंट्स की जो ग्रेव होती है उसके पास जाता है और उनके सामने जाकर उनसे कहता है कि दोस्तों, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। इसी के साथ कहानी कुछ साल आगे जाती है और अब हम शीमू को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और वो एक बोर का शिकार कर रहा था, और हमें दिखाया जाता है कि ये अब एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते पे निकल चुका है और ये 11वें रैंक पे। और तुम देख के ही बता सकते हो कि अभी से इसका लुक जो है वो थोड़ा थोड़ा यीशेन जैसा है। यहाँ पे शीमू अपने एक सिंगल स्लैश अटैक से ही इस जंगली बोर का शिकार कर लेता है और अब अपने कंधे पे उठा के इसे लेके दौड़ रहा था कि तभी उसके पास वो जो पर्ल था वो अचानक से ग्लो करने लगती है। और यहाँ पे शीमू की नजर जैसे उस पे जाती है तो वो मन में कहता है कि जब जब मैं किसी बड़े खतरे का सामना करने वाला होता हूँ तब ये ऐसे ग्लो करती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे वार्न कर रही हो एक ऐसे अनजान खतरे से जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वो जंगली पोर को जमीन पर लिटाता है कि तभी उसकी नजर सामने वाले टेम्पल पे जाती है, तो वो वहाँ पे जाके थोड़ी छानबीन करता है और दरवाजे के बाहर से वो देखता है कि अंदर 2 लोग मौजूद हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत लग रहे हैं। और यहाँ शीमू को ये बात कंफ्यूज करती है कि आखिर इतनी खतरनाक जगह पे ये दोनों लोग ऐसा सही सलामत कैसे हो सकते हैं, और उन्हें देख कर ही समझ आता है शीमू कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म नहीं करते, तो आखिर ये लोग कौन है। फिर तभी उसे लगता है कि शायद ये लोग मुसाफिर होंगे, इसी वजह से वो दरवाजा ओपन करता है। यहाँ पर उसके ऐसा करते साथ ही जो पास में लगे ट्रैप्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत से तीर उसकी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, लेकिन शीमू उन्हें बहुत इजीली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो हैरान था कि आखिर ऐसी जगह पे कोई ट्रैप क्यों सेट करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शीमू को ये बंदा देखता है तो वो उस पे एक हिडन नीडल से अटैक करता है, जो कि काफी तेजी से शीमू को लगने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो डॉज कर जाता है और कहता है कि ये तो एक हिडन वेपन है। यहाँ पे वो बंदा वापस से उस पे अटैक करने को चाहता है, लेकिन उसका डिवाइस एंड मोमेंट पे काम नहीं करता, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे वो लड़की इसके आगे आ जाती है। और एक लड़की पे शीमू कैसे हाथ उठा सकता था, इसी वजह से वो रुक जाता है। लेकिन वो बंदा भी उस लड़की को अपने पीछे करते हुए कहता है कि शूनर, क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम खुद की जान को खतरे में कैसे डाल सकती हो। अब यहाँ पे वो अपनी तलवार को इन दोनों पे तानता है और कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ एक टेम्पल के अंदर लोगों के लिए ट्रैप्स क्यों लगा रहे हो। अब ये बंदा शीमू को रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि नौजवान, जरा मेरी बात सुनो, असल में हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं, तो तभी हमें यह टेम्पल नजर आया, इसी वजह से हमने यहाँ पे आके शेल्टर लिया। लेकिन तभी जंगली बोर और बीस्ट की आवाजें यहाँ पे हमें सुनाई देने लगी और उनसे बचने के लिए ही हमने ट्रैप सेट किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी जंगली जानवर की जगह इस मैकेनिज्म को आपने ट्रिगर किया और मैंने भी आपके हाथ में तलवार और अदर चीजें देखकर आपको कोई लुटेरा समझ लिया और आप पे हमला किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस अपनी बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा था। यहाँ पे इनकी कहानी सुनकर जो शीमू है उसे पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो चेक करता है तो वो पाता है कि इनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है ये काफी ज्यादा कम है। और जिस तरह ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए टूट पड़े तो वो समझ गया कि जरूर से ये दोनों सच कह रहे होंगे, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीमू उस बोर को पका के खा रहा था कि तभी वो लड़की जिसका नाम जोंग शियू है वो यहाँ उसे ही देखे जा रही थी कि तभी उसका फादर जोंग मिंग यहाँ पे शीमू से कहता है कि नौजवान, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो बहुत से खतरनाक जानवर हैं। जिस पे शीमू बताने लगता है कि जब मैं फ्री रहता हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ खास ना हो तो मैं यहाँ पे अक्सर शिकार करने के लिए आता हूँ। अब यहाँ पे उसके हाथ में ब्लैक आर्मर्स को देखकर जोंग मिंग कहता है कि ओह, लगता है कि नौजवान आप कोई मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करते हैं, और अभी जो आपकी फाइटिंग स्किल्स देखा उससे पता चल रहा है कि आप काफी ज्यादा हुनरमंद है। लेकिन मुझे ऐसे सुनने में आया है कि जिनके पास स्पेशल टाइप की ब्लड लाइन होती है, जब वो लोग मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करते हैं तो
तो वो लोग इसके बहुत नई ऊंचाइयों को अचीव करते हैं, ऐसी ऊंचाइयां जो कि ऑर्डिनरी पर्सन 1000 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद भी अचीव नहीं कर पाता। और जब ब्लड लाइन की पावर अवेकन होती है ना, तो इससे जो इनेट एबिलिटीज होती है ये भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि आपके पास भी वो ब्लड लाइन की? तभी शिमो कहता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ना ही मेरी कोई स्पेशल ब्लड लाइन है, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों को भूख लगती है, जिस वजह से शिमो भी इन्हें डिनर पे इनवाइट करता है, जहाँ से शिमो के इन दोनों के नाम पता चलते हैं। और जोंगमिंग कहता है कि तुम मुझे अंकल जोंग कह के बुला सकते हो। अब यहाँ पे शिमो से वो उसका नाम पूछते हैं, तो शिमो भी उन्हें अपना नाम बता देता है। अब यहाँ पे इन्हें ठंड लगती है तो वो इन्हें खाने पीने का सामान भी देता है। इसी के साथ जो जोंगमिंग है वो शिमो से कहता है कि देखने से वैसे तुम लगते नहीं कि तुम यहाँ के लोकल हो, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है ये काफी ज्यादा अच्छा है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर तुम फेंग सिटी में कहाँ रहते हो? जिस पर वो बताता है कि यहाँ पहाड़ से उतरने के बाद हमें 20 किलोमीटर और डीप में जाना पड़ेगा, वो भी वेस्ट की तरफ। वहाँ पे एक छोटी सी जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, लेकिन आप लोग बताइए कि आखिर आप लोग कहाँ से आए हैं, कि अब मैं कहाँ से अपनी कहानी शुरू करूँ? असल में हम तो यहाँ पे अपने रिलेटिव से मिलने आए थे कि तभी यहाँ पर जो जोंगमिंग की बेटी है उसका चेहरा उतर जाता है। और तभी वो आगे बताता है कि मैंने सुना है कि फेंग सिटी के जितने भी रिस्पेक्टिव फैमिलीज है, जिनमें से कि 3 टॉप पे आती है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। वो लोग कल्टीवेट में भी काफी ज्यादा माहिर है। और मुझे लगता है कि नौजवान तुम्हें शायद उसी किसी ग्रेट फैमिली में से एक से बिलोंग करते हो, है ना? यहाँ पे हम देखते हैं कि शिमो कम्प्लीटली उसके सवाल से डॉज करते हुए कहता है कि अंकल जोंग, आपको कोई गलत फहमी हुई है। असल में मैं तो एक लोकल ही हूँ, बस मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती है। आखिर मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान किसी ग्रेट फैमिली का हिस्सा कैसे बन सकता है और कैसे उनसे बिलोंग कर सकता है? जिस पे वो बताता है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। सुनने में तो ये भी आया है कि वो फैमिली का जो अभी का हेड है उसके पास ज्यादा कुछ खास टैलेंट नहीं है, उसके पास मिड कोर का ही टैलेंट है। उसकी फैमिली स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन वो तो अपनी फैमिली का 30% पावर भी यूज नहीं कर पाता। उसकी ब्लड लाइन भी ठीक ठाक पावरफुल है, लेकिन अफसोस की बात है कि बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पे शिमो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हालांकि फेंग सिटी के अंदर वो फैमिली को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और उनका जो फैमिली हेड है उसके ओवरऑल वर्ल्ड में काफी अच्छे कनेक्शंस भी है। अब यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हीं की तरफ एक अनजान खतरा बढ़ता हुआ चला आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब वो फैमिली का नाम सुनते हैं कि तभी जोंगमिंग बताता है कि वो फैमिली का जो हेड है इस वक्त का, वो और जो शेटिंग है ये दोनों सिमिलर एज के हैं। यहाँ पे अपने फादर का नाम सुनते साथ ही शिमो थोड़ा रुक जाता है और तभी कहता है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था और वो इतनी जोर की दहाड़ मारता है कि सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिमो है वो समझ जाता है कि बाहर कौन है, पर वो इन लोगों को डराना नहीं चाहता, तो कहता है कि चिंता मत करो, हमारी फेंग सिटी में जो डिफेंस लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग उसे निपटा देंगे और यहाँ पे बस छोटे मोटे बीस्ट ही आते हैं। और तभी यहाँ पे जो जोंगमिंग है वो बताने लगता है कि नहीं, मुझे ये कोई नॉर्मल चीज तो लग नहीं रही, क्योंकि जरा खुद सोचो, नॉर्मली जो पंजों के निशान होते हैं, जो स्क्रैचेस के निशान होते हैं वो जंगली जानवर के होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे हमें बहुत बड़े बड़े जो एक दानव के पैरों के निशान है वो देखने को मिले थे। उस फुटप्रिंट को देखकर लगता है कि यहाँ पे कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं। और यही नहीं, जो निशान पेड़ों पे देखे गए हैं वो देखकर ही लग रहा था कि जैसे किसी ने उंगली से बनाए हैं। तो सोचो इतना बड़ा इंसान कहाँ से आ सकता है। कि तभी यहाँ पे ये मॉन्स्टर गेट को फाड़ते हुए अंदर आ जाता है और यहाँ पे जो शिमो के पास उसका पर्ल था ये भी तेजी से ग्लो करता है और वो समझ जाता है कि ये वही खतरा है जिसके बारे में उसका पर्ल बार बार उसे आगाह कर रहा था। यहाँ पे जैसे ही शिमो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो कहता है कि इसके अपीयरेंस से लग नहीं रहा कि ये कोई जानवर है। कि तभी ये जो ज़ॉम्बी जैसा मॉन्स्टर था ये इन पे टूट पड़ता है। शिमो भी इसका काउंटर करते हुए यहाँ पे अंकल जोंगमिंग से कहता है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाओ और कहीं पे जाके छुप जाओ, मैं आपके पीछे आता हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने विंड स्टाइल का 13वां फॉर्म यूज करता है और वाइंड व्हील नाम का एक बहुत ही तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है, जिससे कि शिमो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि उसका ये अटैक खाते साथ ही ये जो मॉन्स्टर है ये मारा जाएगा। लेकिन अगली पल ये मॉन्स्टर वापस से अपने पैरों के बल खड़ा होता है, जो देखकर शिमो भी कंफ्यूज था और हैरानी के साथ कहता है कि क्या मेरा वाइंड व्हील अटैक काम नहीं किया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ अब ये जो मॉन्स्टर था वो उस पे अटैक को देखता है, जिससे शिमो डॉज कर जाता है और जोंगमिंग और उस लड़की से कहता है कि मैंने कहा यहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि इस बीस्ट जैसे ह्यूमन से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है। असल में वो यहाँ पर इन लोगों को पैनिक नहीं करना चाहता था, इसी वजह से बार बार इनसे कहता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ का माहौल बिगड़ता हुआ देखकर जोंगमिंग भी समझ जाता है कि उसे अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना होगा, तो वो ऐसा ही करता है। लेकिन जैसे इन्हें भागता हुआ देखता है वो मॉन्स्टर अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखकर शिमो भी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर जैसे इन पे हमला करने वाला था कि तभी शिमो एक जायंट से फर्नेस पे किक मारता है, जो कि सीधा उस मॉन्स्टर के सिर से जा टकराती है और वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर था ये जैसे इन्हीं के लिए यहाँ पे आया था, अब वो वापस
सिंह की तरफ दौड़ता है और एक जायंट से पिलर के आर पार अपना हाथ कर देता है। ज़ोंग मिंग यहाँ अपनी बेटी को लेके गिर जाता है कि तभी पीछे से शीमो भी दौड़ते हुए आता है और अपने विंड स्टाइल का फोर्थ फॉर्म यूज करते हुए विंड क्लाउड नाम का अटैक इस मॉन्स्टर की तरफ चल देता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर बहुत इजीली इसके अटैक्स को काउंटर करता है और अब इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट चल रहा था कि तभी यहाँ पर शीमो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसे देखकर यहाँ पे ज़ोंग मिंग की बेटी उसे आवाज देती है कि तभी उसका फादर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ बैठी रहो, यहाँ से हिलना मत, मैं जाकर शीमो की हेल्प करता हूँ। और वो जाता है, उस नीडल को पकड़ता है और इस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। यहाँ पर ये नीडल जैसे इस मॉन्स्टर के नेक पे लगता है तो वो शीमो को छोड़ देता है। इससे शीमो को पता चल जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो कमजोर एरिया है वो है इसका नेक। यहाँ पे अब ये जो मॉन्स्टर है ये वापस से ज़ोंग मिंग की तरफ अपना रुख मोड़ता है, जिसे देखते साथ ही वो अपने इक्विपमेंट्स को भी रेडी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शीमो भी मौके का फायदा उठाकर उस पे कई सारे अटैक करता है, लेकिन एट द एंड ये जो मॉन्स्टर था ये उसे बहुत बुरी तरीके से मार मार के इंजर्ड कर देता है। इसी दौरान ज़ोंग मिंग भी अपने फायर बुलेट के साथ पूरी तरीके से रेडी था। वो एक के बाद फायर बुलेट से उस पे अटैक करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर जैसे कोई अलग ही चीज हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सारे डैमेजेस अपने ऊपर लेते हुए अब सीधा ज़ोंग मिंग की तरफ अटैक को देखता है। ज़ोंग मिंग जो कि जमीन पे गिर चुका था, उसके इक्विपमेंट्स में काम नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उसे बचाने के लिए आ जाती है कि तभी शीमो खुद को संभालते हुए वाइंड वॉरियर वाइंड ब्लेड नाम के अटैक का यूज करने लगता है और एक सिंगल स्लैश अटैक से ही यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर था ये जमीन पे धराशायी हो जाता है। शीमो बिना किसी वक्त को गवाए सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इस मॉन्स्टर का अचानक से यहाँ पे आना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी ज़ोंग मिंग अपनी बेटी से कहता है कि अगर इस बार हम फेंग सिटी में गए तो मुझे नहीं लगता कि तभी वो अपनी बात खत्म नहीं कर पाता और ये मॉन्स्टर उसके कंधे पे हाथ रख के उसे पकड़ लेता है और फिर सीधा अपना हाथ इसके पेट के आर पार कर देता है। ये देखकर ज़ोंग मिंग की बेटी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन ज़ोंग मिंग अपने अंतिम समय में भी उस मॉन्स्टर के हाथ को बहुत टाइटली होल्ड किए हुए था और फिर वो शीमो से कहता है कि नौजवान देर मत करो, जल्द से जल्द इसका गला उड़ा दो। ये देखकर शीमो भी इमीडिएटली अपनी 6th वाइल्ड स्पीड टेक्निक को यूज करते हुए आर्मर ब्रेक स्लैश नाम का अटैक यूज करता है, जिससे सेकंड्स में ही वो यहाँ इसके नेक को उड़ा देता है। इसी दौरान यहाँ पे उसे ज़ोंग मिंग के पास से एक टोकन मिलता है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि ये कोई आम पर्सन नहीं है और तभी वो ज़ोंग मिंग के पास जाता है जहाँ पर उसकी बेटी रो रही थी। ज़ोंग मिंग उससे कहता है कि आप तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं, बस मेरे लिए थोड़ी देर रुकिए, मैं हेल्प लेके आता हूँ। लेकिन ज़ोंग मिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं बच्चे, अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी फिक्र हो रही है। जो मैरिज एग्रीमेंट वू फैमिली के साथ हुआ था, न जाने मेरे जाने के बाद वो लोग अपने वादे को निभाएंगे भी या नहीं। जिस पे शीमो कहता है कि वू फैमिली के लोग काफी ज्यादा काइंड है, उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, मुझे यकीन है कि वो लोग अपने वादे को नहीं तोड़ेंगे। जिस पे ज़ोंग मिंग कहता है कि बेटा मुझे लगता है कि शायद तुमने अभी तक वू फैमिली का असली चेहरा नहीं देखा। कि तभी वो अपने पास से एक गिफ्ट बॉक्स को निकालते हुए कहता है कि शीमो मैं तुमसे एक आखिरी फेवर चाहता हूँ। जिस पे शीमो भी कहता है कि बताइए अंकल ज़ोंग, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और वो उसे वो बॉक्स देते हुए कहता है कि ये हमारी ज़ोंगशू फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है और इसके बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि शीमो तुम मेरी बेटी का मेरे बात ख्याल रखना। या फिर उसकी बेटी रोते हुए कहती है कि फादर मैं कोई अब शादी वादी नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। शीमो भी कहता है कि अंकल मिंग मैं आपके इस तोहफे को नहीं ले सकता और रही बात एंगेजमेंट की या शादी की, मैं ये चीज नहीं कर सकता। जिस पे ज़ोंग मिंग कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मेरी बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं। जिस पे वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कि तभी वो अपने दम तोड़ते हुए कहता है कि फिर ठीक है, मैं अब अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी दम तोड़ देता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छे से उन्हें दफना देते हैं और यहाँ पे ज़ोंग मिंग की बेटी को रोता हुआ देखकर शीमो कहता है कि अंकल मिंग जा चुके हैं और उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई है और मैं इसका बदला बस तुम्हारा ख्याल रख के ही चुका सकता हूँ, लेकिन मैं इसे एक एंगेजमेंट के तौर पे नहीं ले रहा। ये सुनकर वो जो लड़की थी वो इसकी तरफ देखती है और तभी शीमो बताता है कि असल में मैं जिन फैमिली की जो 7th डॉटर है उसका अडॉप्टेड सन हूँ। इसी के साथ वो उसके फैमिली का उस प्रीशियस बॉक्स को रिटर्न करते हुए कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जिस पे वो कहती है कि सीनियर शीमो मैं भी इस बात को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हूँ, मेरे फादर ने आपसे जो कुछ भी कहा वो बस अपनी बेटी के भलाई के लिए कहा, उसका सोच के कहा है और ये गिफ्ट मेरे फादर ने आपको दिया है तो भला मैं इसे वापस कैसे ले सकती हूँ। यहाँ पर शीमो फिर भी उसे वापस करता है, लेकिन वो बार बार मना करती है तो वो उससे कहता है कि यह आपकी ज़ोंगशू फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है, तो आखिर मैं कैसे रख सकता हूँ, मैं तो आपकी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ोंग मिंग की बेटी है वो फिर भी इसे लेने से इनकार करती है। जिस पे शीमो कहता है कि ठीक है, फिर जब तक तुम्हारा इरादा बदल नहीं जाता तब तक मैं इसे अपने पास रखता हूँ, और हाँ जब तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझसे मेरे बताए गए ठिकाने पे आकर मुझसे मिल सकती हो। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। जिस पे वो बताती है कि चिंता मत करो, अगर मेरे फादर
फादर ने जैसा कुछ वो फैमिली के बारे में बताया है, अगर वो सच है तो फिर मुझे मेरे प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी भी वो फैमिली के साथ एंगेज्ड हूँ। पहले मुझे वहाँ की जिम्मेदारियों को जाके समझना होगा। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपको वो फैमिली का जो ठिकाना है वहाँ तक ले जाऊंगा। अब यहाँ पे वो भी शुक्रिया अदा करती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग सिटी के बाहर वो मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों पहुंच जाते हैं। और जैसे गेट खुलता है तो सामने वू यिन मौजूद था, जो कि जोंगशू को देख कर ही कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? इतने सालों में तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, लेकिन तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं? जिस पर जोंगशू उसे सारी बात बता देती है, जो सुनकर यहाँ पे वू यिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो यहाँ पे शीमू को देखता है और उसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये जिन फैमिली की जो 7th डॉटर है उसका अडॉप्टेड सन है। इसके बाद वो यहाँ पर जोंगशू की हेल्प करने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे वो भी कहता है कि मुझे भी फैमिली हेड से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फिर वो जोंगशू को अलविदा कह के यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे शीमू तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद हम वो इनको देखते हैं जहाँ पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शीमू यहाँ पर जोंगमिन की बेटी के साथ आया है। सो होमीज, इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।